हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था इससे पहले कुंभा की उपलब्धियां कल पढ़ी थी। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा में हम जो पढ़ेंगे उसमें पहला बिंदु है सांगा का जीवन परिचय। सांगा का जीवन परिचय। और दूसरा जो बिंदु है वो है सांगा का प्रतिरोध। सांगा का प्रतिरोध। और सांगा के प्रतिरोध में 3 बिंदु है। सांगा का गुजरात के साथ संबंध। और दूसरा बिंदु है सांगा का मालवा के साथ संबंध। मालवा के साथ संबंध। और तीसरा बिंदु है सांगा का दिल्ली के साथ संबंध। दिल्ली के साथ संबंध। और उसके बाद है सांगा का मुगल प्रतिरोध। मुगल प्रतिरोध। और इसमें संघर्ष के कारण। संघर्ष के कारण। सांगा का संघर्ष। सांगा का संघर्ष। और उसके बाद है सांगा की पराजय के कारण। सांगा की पराजय के कारण। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ जो बिंदु है उसमें सांगा का जीवन परिचय, यहाँ से कोई छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं। सांगा का गुजरात के साथ संघर्ष 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सांगा का मालवा के साथ संबंध, यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सांगा का दिल्ली सल्तनत, ध्यान दें दिल्ली सल्तनत, सल्तनत यानी सुल्तानों का साम्राज्य है 1206 से 1526। और यहाँ इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष होता है। 2 युद्ध लड़े जाते हैं और खातौली और बाड़ी का युद्ध लड़ा जाता है। खातौली और बाड़ी का युद्ध लड़ा जाता है बाड़ी धौलपुर में। और मुगलों के साथ संघर्ष में यहाँ बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, और छोटा भी आ सकता है। यहाँ हम खानवा का युद्ध, इसका उल्लेख करेंगे विशेष तौर पर। तो ये सांगा से संबंधित इवेंट्स है, सांगा से संबंधित विवरण है। अब हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सांगा का जीवन परिचय। देखिए, मेवाड़ में, चित्तौड़ में जो सिसोदिया शाखा और उसके बाद राणा शाखा जो है उसमें रणमल थे। रणमल, ये रणमल राठौड़ नहीं है, ये मेवाड़ के रणमल है। और इन रणमल के 3 पुत्र थे। एक था पृथ्वीराज, दूसरा था जयमल या जगमाल, और तीसरा था संग्राम सिंह उर्फ सांगा। अब हुआ क्या था कि ये तीनों ही उत्तराधिकार के लिए, ये राज्य सत्ता के लिए ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष के पास गए तीनों, और ज्योतिष के पास जाकर के अपना भविष्य पूछा। ज्योतिष ने कहा कि भाग्य तो आप दोनों का अच्छा है, लेकिन जो राजयोग है, राजयोग, यह जो राजयोग है वो राजयोग आपके पक्ष में है, यानी सांगा के पक्ष में है। जब ऐसा कहा गया तो इन दोनों ने मिलकर के सांगा पर हमला बोल दिया। सांगा पर हमला बोला तो हूल कहते हैं, जिसे हूल, हूल का मतलब
कठार जो होती है, कटार होती है, छोटी कटार, लोहे की कटार जो होती है कमर पे पेटी में रहती है, और इस कटार के आगे नुकीला भाग होता है, वो नुकीला भाग जिसको हूल कहते हैं, वो लग गई आंख में, और सांगा की एक आंख जो है हमेशा के लिए चली गई। आंख हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद सांगा ने अपने प्राण बचाने के लिए अजमेर में एक स्थान है श्रीनगर, तो सांगा जो है यहां से श्रीनगर आ गए, और श्रीनगर में करमचंद पंवार जो है, ये सोनग्रा चौहान थे, अजमेर के सोनग्रा चौहान। करमचंद पंवार जो थे, इनके संरक्षण में, ये इनके ननिहाल पक्ष थे, तो ननिहाल पक्ष के संरक्षण में, करमचंद पंवार के संरक्षण में अजमेर आ गए। और उसके बाद करमचंद पंवार ने सांगा की योग्यता को पहचाना, और सांगा की योग्यता को पहचान करके, और जो ये सरदार दो समूह में थे, जो एक समूह सांगा के पक्ष के सरदारों का था, उनको पक्ष में लेकर के और सांगा को मेवाड़ का शासक बनाए। तो सांगा का जो समय है 1509 से 1528 ईस्वी तक का समय। तो इस सांगा के जीवन परिचय था कि किस तरह से रणमल के 3 बेटे थे, और 3 बेटों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ, और ज्योतिष को पूछा और राजयोग सांगा के पक्ष में बताया, और उसके बाद आपस में संघर्ष हुआ, और सांगा की एक आंख है वो हमेशा के लिए चली गई। और उसके बाद सांगा जो है यहाँ से अजमेर आ गए, करमचंद पंवार के यहाँ श्रीनगर यहाँ पर रहे, और उसके बाद यहाँ जो मेवाड़ में जो सरदार थे, उनके 2 समूह थे, दोनों में से एक समूह था वो सांगा के पक्ष में था, और उसके साथ मिलकर के करमचंद पंवार ने जो है मेवाड़ का शासक है राणा सांगा को बना दिया। तो राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के बाद सांगा के सामने समस्याएं थी, तो उनमें से जो पहली समस्या है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, पहला जो संघर्ष है गुजरात के साथ संघर्ष होता है। तो अपन देखते हैं कि किस तरह से गुजरात के साथ संघर्ष होता है, और गुजरात के साथ संघर्ष क्यों होता है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं राजपूताना क्षेत्र की, तो राजपूताना क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो राजपूताना से लगता हुआ क्षेत्र है गुजरात, और यहां जो है मेवाड़ है। अब ये सीमाएं लगने का मतलब, एक ये जो सीमाएं निर्धारित नहीं थी, लेकिन यहाँ कुछ पहाड़ी इलाका था, वो एक सीमा निर्धारित था, वो सीमा थी। गुजरात के शासक थे इसमें मुजफ्फर शाह। और हुआ क्या था कि यहाँ इससे थोड़ा आगे, राजपूताना से आगे, यानी यहाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में यहाँ पड़ता है ईडर का प्रदेश, ईडर का प्रदेश या ईडर का राज्य, जो इधर राजपूताना क्षेत्र में है और इधर गुजरात के क्षेत्र में है। दोनों इलाकों में ये जो है वो मध्य प्रदेश राजपूताना से लगता और गुजरात से लगता हुआ एक राज्य है, जिसे ईडर का राज्य कहते हैं। ईडर के शासक थे भाण, और भाण के 2 बेटे थे, सूर्यमल और भीम। सूर्यमल और भीम। अब भाण ने अपना उत्तराधिकारी सूर्यमल को बना दिया, लेकिन सूर्यमल 18 माह बाद मर गए। सूर्यमल की मृत्यु होने पर सूर्यमल का जो पुत्र है रायमल, वो शासक बनता है। रायमल शासक बनता है, तो रायमल पर भीम जो है वो आक्रमण कर देता है, और भीम आक्रमण करता है और किसका सहयोग लेता है?
गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह का सहयोग लेता है और भीम इस पर आक्रमण करता है। भीम आक्रमण करता है तो होता क्या है, राइमल जो है वो मेवाड़ सांगा के पास चले जाते हैं, सांगा के पास। अब राइमल सांगा के पास चले जाते हैं और सांगा जो है वो अपनी पुत्री का विवाह है, वो पुत्री का विवाह जो है वो इनके साथ, राइमल के साथ कर देते हैं और सांगा अपनी सेना भेज करके और ईडर पर अधिकार कर लेते हैं और ईडर में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेते हैं और भीम जो है वो भाग करके चला जाता है गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के पास। तो जब मुजफ्फर शाह के पास जाता है तो निश्चित तौर पर मुजफ्फर शाह इस भीम का सहयोग करके, सपोर्ट करके और इधर राजपूताना के क्षेत्र में मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं और सांगा और गुजरात के शासक के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से संघर्ष का दौर जो है वो चलता है। अब गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह क्या करता है, मुजफ्फर शाह यहाँ गुजरात में ही अहमदनगर, जिसे अहमदाबाद कहते हैं, अहमदनगर, एक अहमदनगर इधर और है, यहाँ पे निजाम उल मुल्क जो है वो यहाँ मनसब होता है, जागीर होता है या सामंत होता है या सुल्तान का प्रतिनिधि है। अब निजाम उल मुल्क को सेना दे करके गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने भेजा किसके खिलाफ, राइमल के खिलाफ। राइमल पहाड़ियों में चला गया, पहाड़ियों तक जब उसने पीछा किया तो राइमल ने निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया। निजाम उल मुल्क पराजित हुआ तो मुहाजिद उल मुल्क या मुहाजिद मुल्क को सेनापति के रूप में मुजफ्फर शाह ने भेजा और ये भी पराजित हो गया। राणा सांगा की सेना साथ में थी। तो अब क्या हुआ कि फिर भीम ने मुजफ्फर शाह का सहयोग लेकर के तीसरी बार किवाजुल मुल्क को भेजा और अहमद अयाज को भेजा। लेकिन सांगा जो है वो पराजित नहीं हुए। गुजरात के शासक को वापस अपने क्षेत्र में जाना पड़ा और ईडर के राज्य पर जो है सांगा का ही अधिकार रहा और ईडर राज्य जो है आगे सांगा को उसमें खानवा के युद्ध में ईडर राज्य जो है वो पूरा सहयोग करता है, सहयोग की भूमिका निभाता है और इस तरह से ईडर राज्य है वो हमेशा के लिए किसके नेतृत्व में, राइमल के नेतृत्व में ये ईडर राज्य उसको मिल गया और गुजरात ने फिर वापस कभी आक्रमण नहीं किया। तो ये गुजरात और मेवाड़ के साथ संबंध थे। फिर वापस देख लें, मेवाड़ और मेवाड़ से लगता हुआ गुजरात और मध्य प्रदेश का क्षेत्र जिसे ईडर का प्रदेश कहते हैं। ईडर में शासक था भाण की मृत्यु के बाद उसके दो बेटे थे, सूर्यमल और भीम। सूर्यमल को शासक बनाया, 18वां मृत्यु होने पर उसके पुत्र राइमल को शासक बनाया। इसका प्रतिरोध भीम ने किया। जो भीम भाण का भाई था वो चला गया मुजफ्फर शाह गुजरात के पास और उनके साथ मिलकर के आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए अहमदनगर के निजाम उल मुल्क को भेजते हैं। वह पहाड़ियों में पीछा करता है लेकिन पराजित हो जाता है। उसके बाद मुहाजिद उल मुल्क को भेजा जाता है, मुजफ्फर शाह भेजते हैं लेकिन वह भी उन्हें जीत नहीं पाता है। और तीसरी बार जो है वो किवाजुल मुल्क अहमद अयाज के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है लेकिन ईडर के प्रदेश को मुजफ्फर शाह कभी जीत नहीं पाते हैं और सांगा जो है वो राइमल को ही ईडर का प्रदेश सौंप देते हैं। तो इस तरह से मेवाड़ और गुजरात के साथ संघर्ष हुआ। उसके बाद हम आगे देखते हैं, मालवा के साथ संघर्ष की बात करते हैं। मालवा के साथ संघर्ष, तो मालवा का जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र यहीं मध्य प्रदेश में लगता है। थोड़ा ईडर उधर है और मालवा थोड़ा इस साइड में। हम देखते हैं अब मालवा का क्षेत्र और मालवा का प्रतिरोध। देखिए ये जो राजपूताना है ये गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ जो ईडर खत्म हो गया,
इधर से लगता हुआ यहां पे राज्य था मालवा, मालवा का क्षेत्र। और मालवा के सुल्तान थे महमूद खलजी द्वितीय, महमूद खलजी सेकंड या महमूद खलजी द्वितीय। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो महमूद खलजी प्रथम था वो कुंभा से लड़ा था। महमूद खलजी प्रथम का संघर्ष हुआ कुंभा के साथ, और महमूद खलजी द्वितीय है, इसका संघर्ष जो होता है वो राणा सांगा के साथ होता है। अब मालवा का सुल्तान था महमूद खलजी, और मालवा की एक जागीर थी चंदेरी, चंदेरी, और इससे आगे बढ़ करके गागरोन था, झालावाड़ के अंदर पड़ता है गागरोन। गागरोन का किला है झालावाड़ में, गागरोन का क्षेत्र है। तो वह क्या कि चंदेरी का एक जागीरदार बनाया गया मेदिनी राय, चंदेरी का जागीरदार मेदिनी राय, मालवा का सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय। अब हुआ क्या था कि मेदिनी राय जो चंदेरी का था जागीरदार, वह स्वतंत्र व्यवहार करने लगा, और स्वतंत्र व्यवहार करने लगा तो महमूद खलजी ने इस पर आक्रमण किया तो ये चला गया राणा सांगा के संरक्षण। अब राणा सांगा के संरक्षण में चला गया कौन? मेदिनी राय, कहाँ का? चंदेरी का शासक। तब क्या हुआ? महमूद खलजी द्वितीय ने आक्रमण किया, और महमूद खलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य संघर्ष होता है। कोई विशेष युद्ध का नाम तो नहीं है, लेकिन इस संघर्ष में मालवा का सुल्तान महमूद खलजी का पुत्र, जिसका नाम है आसफ खां, वो मारा जाता है, मारा गया। आसफ खां मारा जाता है तो फिर ये मालवा का सुल्तान स्वयं युद्ध के मैदान में आता है, और मालवा के सुल्तान को राणा सांगा गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद 6 माह इसको बंधक रखा गया, और 6 माह के बंधक रखने के बाद फिर इसको छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद इसने अपने सेनापति की नेतृत्व में सेना भेजी थी मियां माखन, सेनापति का नाम था मियां माखन। मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन वो भी पराजित हुई, अर्थात चंदेरी जो है वो हमेशा के लिए मेवाड़ का भाग बन गया, और चंदेरी का शासक मेदिनी राय है, वो चंदेरी का ही शासक बना रहा। और यही मेदिनी राय चंदेरी का शासक आगे राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पूरा सहयोग करते हैं। तो इस तरह से मालवा का संघर्ष था। एक बार पुनः देख लें, मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मालवा जिसके सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय, और इधर मालवा की जागीर चंदेरी, पास में गागरोनगढ़ या गागरोन, और यहाँ का जागीरदार मेदिनी राय। मेदिनी राय शक्तिशाली हो गया, राणा सांगा की शरण में चला गया। महमूद खलजी ने आक्रमण किया, राणा सांगा ने महमूद खलजी गिरफ्तार किया, 6 माह तक गिरफ्तार के बाद रिहा कर दिया। उसका पुत्र महमूद खलजी द्वितीय का पुत्र आसफ खां मारा गया था इस संघर्ष में, खुद आक्रमण किया। उसके बाद मियां माखन को भेजा, वो भी पराजित हुआ, और इस तरह से जो महमूद खलजी द्वितीय है वो मालवा का वो चंदेरी को नहीं जीत पाया, और राणा सांगा ने मेदिनी राय को चंदेरी का स्वतंत्र शासक बना दिया। तो ये मालवा का मालवा मेवाड़ संबंध हो गया, और गुजरात मेवाड़ संबंध हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दिल्ली के साथ संघर्ष। राणा सांगा का दिल्ली के साथ संघर्ष किस तरह से रहा उसकी हम बात करते हैं। तो राणा सांगा का दिल्ली प्रतिरोध, देखिए राणा सांगा के समय राजपूताना का जो क्षेत्र है, इस राजपूताना के क्षेत्र से यहां लगता हुआ रेवाड़ी, हरियाणा और दिल्ली, इधर से तो हमने बात कर ली, ये और ये भाग तो सुरक्षित हो गया था।
अब उत्तर क्षेत्र में इसके राज्य की सीमा जो है वो बढ़नी शुरू हुई और सीमा बढ़ते ही आगे दिल्ली की सीमा लगने लगी। यहाँ बयाना भरतपुर, खातौली और बाड़ी धौलपुर। अब दिल्ली का इस समय सल्तनत राज्य था, सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के समय जो सुल्तान थे, ये सुल्तान जो थे वो लोदी वंश के सुल्तान थे, लोदी वंश के सुल्तान। और लोदी वंश के जो सुल्तान थे वो थे इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के राज्य की सीमा स्पर्श करती थी, और सीमा स्पर्श करती थी तो अपने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार को लेकर के और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध का नाम है पहले खातौली का युद्ध, उसके बाद है बाड़ी का युद्ध, ईस्वी। देखिए, एक साल में राणा सांगा ने 4 युद्ध लड़े हैं। खातौली का युद्ध लड़ा, बाड़ी का युद्ध लड़ा, बयाना का युद्ध लड़ा, बयाना और खानवा का युद्ध। एक वर्ष में ये जो पहले युद्ध लड़े गए 1519 और 1518-19 में लड़े गए, 18 और 19 में। और उसके बाद फिर उसने इसमें बाबर के साथ जो युद्ध लड़े थे, कई युद्ध लड़े थे, उसमें बयाना का युद्ध थोड़ा बड़ा युद्ध है और उसके बाद खानवा का युद्ध इससे बड़ा है। अब खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित कर दिया। और ये जो खातौली का क्षेत्र है, यहाँ उपजाऊ भूभाग था, मिट्टी वाला भाग था, उसे प्राप्त कर लिया। दूसरी बार बाड़ी नामक स्थान, बाड़ी धौलपुर में है, ध्यान दें, बाड़ी का युद्ध जो है वो धौलपुर और खातौली भरतपुर में है। कामा और ये जो है रूपवास भरतपुर में, खान। अब फिर इब्राहिम लोदी ने पुनः आक्रमण किया और बाड़ी के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है पुनः राणा सांगा से पराजित हुआ। यानी अब जो पश्चिम उत्तर का नदी वाला जो उपजाऊ भूभाग था वो राणा सांगा के राज्य का भाग बन गया था। और उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी है वो बाहरी आक्रमण जो हो रहे थे, बाहरी मुगल आक्रमण हो रहे थे, उन मुगल आक्रमणों में व्यस्त हो गया और राणा सांगा के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है कि इन युद्धों में, यानी खातौली के युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में, खातौली के युद्ध में विशेषकर राणा सांगा के बायां हाथ कट गया और जो ये दाहिना पैर है, दाहिने पैर में घाव हो गया, विकलांग हो गया। यानी राणा सांगा का एक पांव है वो चला गया, एक हाथ चला गया और एक आंख पहले से ही गई हुई थी। इस तरह से अब राणा सांगा एक भग्नावशेष सिपाही हो गया, भग्नावशेष। लेकिन ये जो राणा सांगा ने स्थान पाया था, ये राणा सांगा ने जो स्थान प्राप्त किया था वो तलवार के बल पर ही किया था, तलवार के बल पर।
राणा सांगा का शौर्य है, राणा सांगा की वीरता है, वो काफी प्रसिद्ध हो गई थी आसपास के शासकों में, और अधिकतर हिंदू शासकों ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी राणा सांगा को यहां पर हिंदूपत कहा गया, हिंदूपत कहा गया। देखिए, दिल्ली के साथ संघर्ष की हम बात करते हैं। दिल्ली के साथ संघर्ष में यहाँ दो प्रकार के संघर्ष है, एक है सल्तनत के साथ संघर्ष और एक है मुगल राज्य के साथ संघर्ष। जब हम सल्तनत के साथ संघर्ष की बात करते हैं तो राणा सांगा की समकालीन दिल्ली की सल्तनत के शासक थे लोधी वंश के इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध होता है 1518, बाड़ी का युद्ध 1519। इस खातौली के युद्ध के अंदर ये भौगोलिक उपजाऊ भूभाग के क्षेत्र को लेकर के युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा का बायां हाथ और दायां पांव में घाव लग गया, जिससे एक हाथ कट गया और पांव से विकलांग हो गया, आंख पहले से गई हुई थी। इस तरह से राणा सांगा एक भग्नाशय सिपाही के रूप में आ गए। लेकिन राणा सांगा की वीरता यहाँ, शौर्य यहाँ प्रदर्शित हुआ, इसी अधिकतर हिंदू शासकों ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए राणा सांगा ने हिंदूपत की उपाधि धारण की। ध्यान रहे स्टूडेंट, परीक्षा में पूछा जाता है हिंदूपत। हिंदूपत किसे कहा गया? राणा सांगा को। राणा सांगा को हिंदूपत की उपाधि से नवाजा गया। राणा सांगा की एक और उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष, अर्थात सिपाहियों का भग्नावशेष जो है वो राणा सांगा है। तो इस तरह से राणा सांगा और सल्तनत के मध्य संघर्ष होता है। अब इस सल्तनत साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। इब्राहिम लोधी 1526 में सल्तनत साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। क्यों समाप्ति होती है? क्योंकि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ध्यान रहे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये फरगना का शासक था। फरगना का शासक था और फरगना से इसके चाचा ने फरगना से इसे भगा दिया। तो ये पहाड़ी इलाके को पार करता हुआ और पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत की सीमा में प्रवेश कर जाता है। कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इस समय इब्राहिम लोधी जो है वो केवल मात्र सल्तनत की सिंहासन सत्ता को ही महत्व देता है, निरंकुश बन जाता है और अपने भाइयों का विरोधी बन जाता है। इसलिए अधिकतर इसके भाई और चाचा जो है वो बाबर के संरक्षण में चले जाते हैं, और इसलिए बाबर जो है उनका सहयोग लेकर के और 1526 में आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। हरियाणा के सोनीपत जिले में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी है वो पराजित हो जाता है। और इब्राहिम लोधी के पराजित होने के बाद दिल्ली सल्तनत पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का अधिकार हो जाता है 1526 में। और जैसे ही बाबर का अधिकार होता है तो आगे की हम बात आगे कर रहे हैं, किस तरह से बाबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद, जैसे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई तो यहां मुगल सत्ता स्थापित हो गई। यह दिल्ली सल्तनत की सत्ता की समाप्ति 1526 में हो गई, और 1526 में आगरा और इधर दिल्ली आगरा और दिल्ली दिल्ली और आगरा पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका अधिकार हो गया 1526 ईस्वी में। अब इस समय मेवाड़ के शासक कौन है? राणा सांगा है। बाबर जैसे ही यहां मुगल सत्ता की स्थापना करता है, मुगल शासन। और बाबर ने फरगना के क्षेत्र में ही फरगना विजय के बाद पादशाह की उपाधि धारण की थी। पद से हुआ पादशाह, और ये पादशाह जो है बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी अब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो दिल्ली के बादशाह है, यानी स्वतंत्र सुल्तान हैं।
और बाबर जो है अपनी एक आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा जो तुर्की भाषा में है, और इस तुर्की भाषा की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है जो आत्मकथा है, तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जो बाबर स्वयं ने लिखी है। तुजुक ए बाबरी में उल्लेख मिलता है किसका? राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे या संघर्ष क्यों हुआ। तो हम बात कर रहे हैं बाबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष के कारण। संघर्ष के कारण की बात कर रहे हैं, हम इधर लिख देते हैं संघर्ष के कारण। संघर्ष के कारण, और संघर्ष के कारणों में पहला जो कारण है वो है वचन भंग का आरोप। वचन भंग का आरोप पहला कारण है। अब क्या वचन भंग किया गया था हम देखते हैं। तुजुक ए बाबरी में लिखा हुआ है, तुजुक ए बाबरी में तुर्की भाषा में, जिसमें बाबर ने लिखा है, बाबर ने ये लिखा है कि जिस समय बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के समय, किस समय? इब्राहिम लोदी के समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने वाले थे, पानीपत के मैदान में उनकी सेनाएं रुकी हुई थी। उस समय बाबर ने संदेश दिया था राणा सांगा को कि जैसे ही मैं दिल्ली पर आक्रमण करता हूं, जैसे ही मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा, वैसे आप आगरा पर आक्रमण करना, ताकि आगरा मेरे नियंत्रण में हो जाए। लेकिन राणा सांगा ने इस वचन का पालन नहीं किया, ये वचन भंग किया, और वचन भंग करने का आरोप जो है वो बाबर ने राणा सांगा पर लगाया, और इसलिए बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये कह रहे हैं कौन? तुजुक ए बाबरी में, तुर्की भाषा में लिखी है, बाबर स्वयं ने लिखा है। जबकि हमारे यहाँ राजस्थान के इतिहासकार गौरीशंकर ओझा कहते हैं, ओझा का क्या तर्क है? ओझा का तर्क ये है कि अगर राणा सांगा आगरा पर बाबर का सहयोग करने के लिए हमला करते और ऐसा वचन करते, क्यों करते? इससे पहले राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जब 2 बार पराजित कर दिया, दिल्ली सल्तनत को राणा सांगा पहले से ही पराजित कर चुका है, तो फिर राणा सांगा जो है वो इस बाबर की आस में, बाबर के सहयोग के आस में आगरा पर क्यों आक्रमण करेगा? लेकिन इस तरह की बात जो है वो लिखी हुई है। नंबर 2, दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा या फिर साम्राज्य की महत्वाकांक्षा। दोनों की महत्वाकांक्षा। अब महत्वाकांक्षा क्या थी? यहां पे एक खाला था जिसे पीलिया खाला कहते हैं। पीलिया खाला, यहां बरसात का पानी इकट्ठा होता था, और यहां पर राणा सांगा के घोड़े जो है वो पानी पीने आते थे, और इधर मुगल सेना के, बाबर के घोड़े जब पानी पीने के लिए आए, तो उसके बाद राणा सांगा की घोड़ों ने इस पीलिया खाला के तालाब का पानी नहीं पिया, और इसीलिए राणा सांगा ने बाबर के जो भी यहाँ सैन्य नेतृत्व कर रहे थे उनको कहा कि भाई ये क्षेत्र जो है, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सामरिक दृष्टि से हमारा है, और हमारे सामरिक दृष्टि के क्षेत्र में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। और इस तरह से यहाँ संघर्ष हुआ जिसे हम बयाना का युद्ध कहते हैं। बयाना का युद्ध 1526 में, और बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया। बाबर की सेना पराजित हुई। अब ऐसी दोनों के राज्य की महत्वाकांक्षा थी, और महत्वाकांक्षा के कारण इन्होंने इस तरह से संघर्ष किया। नंबर 3, बाबर के
शक्तिशाली प्रतिद्वंदी होना, प्रतिद्वंदी होना। बाबर जब भारत में आया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, हराने के बाद दिल्ली पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन बाबर अपनी सत्ता अभी स्थायी नहीं मान रहा था। बाबर का मानना था कि राणा सांगा जैसा शक्तिशाली शासक यदि पड़ोस में है तो पड़ोसी राज्य कभी भी हमला करके और हमारी जो शासन सत्ता है उसको समाप्त कर सकता है और अपने राज्य का अस्तित्व नहीं है। यदि राणा सांगा को पराजित किया जाए तो अपने साम्राज्य को स्थापित यानी स्थायित्व स्थापित किया जा सकता है। और इसलिए वह अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी किसको, राणा सांगा को बाबर जो है वो पराजित करना चाहता था और इसलिए उसने आक्रमण किया। तो इस तरह से संघर्ष के कारण स्पष्ट होते हैं कि ऐसे एक दूसरे के महत्वाकांक्षी होना, एक दूसरे के शक्तिशाली शक्तियों को समाप्त करना, वचन भंग करने का आरोप लगाना और स्वतंत्र मुगल सत्ता की स्थापना करना और इस तरह के जो कई कारण सामने स्पष्ट होते हैं। अब हुआ क्या, बाबर ने राणा सांगा पर इस तरह के आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद बाबर ने अपनी सेना को ला करके भरतपुर के रूपवास स्थान है, रूपवास तहसील है, जहां खानवा नामक स्थान है, वहां बाबर ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। सेना का पड़ाव डाला और इधर यहां एक ज्योतिष थे, ज्योतिष बाबर के साथ थे, शरीफ मुहजम। शरीफ मुहजम जो ज्योतिष थे, ज्योतिष ने घोषणा की थी बाबर की सेना को, बाबर की सेना कम थी, ज्योतिष ने यह घोषणा की थी बाबर की सेना को कि शुक्र का तारा जो है, शुक्र का तारा, ये शुक्र का तारा पश्चिम में है तारा, और आपकी जो सेना है, जो आपकी सेना है वो पूर्व में है, इसलिए पूर्व में से जो भी आक्रमण करेगा वो पराजित होगा। ऐसी भविष्यवाणी कर दी गई। जब ऐसी भविष्यवाणी कर दी गई, लेकिन बाबर ने क्या किया, बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और बाबर ने अपनी सेना को जिहाद का रूप परिवर्तित किया, इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। अब जिहाद होता क्या है, जिहाद धर्म युद्ध कहते हैं। बाबर ने भाषण दिया था, बाबर ने यह भाषण दिया था कि यदि यहां लड़ते हुए हार गए तो हारना कलंकित होना है, हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएंगे, और अगर मर गए तो मरना कबूल है, क्योंकि मरने का मतलब है खुदा के पास जाना, अल्लाह के पास जाना, और मर जाएंगे तो हम शहीद कहलाएंगे। तो या तो मरना कबूल है या फिर हारना कबूल नहीं, जीतना कबूल है। इसलिए उन्होंने अपने सभी सेना को कुरान हाथ में दिला करके और उन्हें शपथ दिलाई कि वे शराब नहीं पिएंगे और मांस मदिरा से दूर रहेंगे, और उन्होंने सारे बर्तन हैं इस तरह के सुरायां वगैरह थी शराब की, वो सब फोड़ दी, तोड़ दी, और एक कठोर अनुशासन में अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। और दूसरा ये है कि बाबर के पास जो तीरंदाजी थे, तीरंदाजी, और दूसरे थे तोपची। हिंदुस्तान में पहली बार तोपों का प्रयोग किया बाबर ने। हालांकि तोपों का प्रयोग इससे पहले दक्षिण भारत में हो चुका था, लेकिन व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो पहली बार तोपची या तोप का जो प्रयोग किया वो बाबर ने आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। आधुनिक हथियार। दूसरी ओर क्या था, राणा सांगा ने अपनी सेना में एक परंपरा स्थापित की जिसे पाती परेवन कहते हैं। पाती परेवन यानी सभी राजपूतों को संगठित किया, सभी राजपूतों को
संगठित किया और उसमें जयपुर के पृथ्वीराज कछवा, स्लूम्बर के रावल रतन सिंह, झाला अज्जा सादरी के थे, सादरी, झाला अज्जा, चंदेरी के थे मेदिनी राय, चंदेरी, मेदिनी राय, ईडर के थे ईडर, रायमल, और जो अफगान हार गए थे सांगा से, बाबर से, वो अफगान भाग करके और राणा सांगा के पास आ गए थे, सांगा की सेना में आ गए थे और उसके अंदर था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, और इसी का वंशज है वो हकीम खां सूर जो आगे महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति होता है। तो ये हसन खां मेवाती भी था, यानी तुर्क लोग जो थे, अफगान लोग थे, वो भी इनके साथ आगे थे और इस तरह से एक बहुत बड़ी सेना जो है वो सांगा की हुई, करीबन 1 लाख के आसपास सेना हो गई। और 16 मार्च 1527 को ये भरतपुर के रूपवास तहसील में खानवा नामक स्थान पर खानवा का युद्ध हुआ। और गलती क्या थी कि ये सभी सैनिक अलग अलग समूह में थे, एक साथ प्रशिक्षित नहीं थे, और दूसरा ही था कि सांगा स्वयं जो है वो सेना का खुद नेतृत्व कर रहे थे और खुद युद्ध के मैदान में उतरे थे। और ऐसी अवस्था में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रारंभिक दौर में एक तीर आकर के सांगा के सिर को लगा। अब सांगा के सिर को लगा तो सांगा जो है वो घायल हो गए। अब सांगा घायल हो गए तो सांगा के स्थान पर, ध्यान रहे परीक्षा में पूछा जाता है कि सांगा के स्थान पर शाही मुकुट धारण करने की बात आई, तो इस शाही मुकुट को धारण किसने किया? झाला अज्जा ने। झाला अज्जा ने सांगा के शाही मुकुट को धारण किया और शाही मुकुट को धारण करने के बाद झाला अज्जा जो है वो युद्ध में लड़ते रहे और सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। मध्य प्रदेश में एक स्थान है इरिच, और इरिच में कालपी नामक स्थान पे, इरिच नामक स्थान पे सांगा को ले जाया गया मूर्छित अवस्था में, घायल अवस्था में, और वहां पर सांगा की मृत्यु हो गई। कहते सांगा को जहर दिया गया। कैसा भी हो, सांगा जब युद्ध के मैदान से हट गए तो राजपूत जो है वो हतोत्साहित हो गए और राजपूत सेना पराजित हो गई और बाबर जो है वो खानवा युद्ध विजयी हो गए। और युद्ध विजय के बाद राजपूतों का जो सूर्य था, राजपूतों का जो सूर्य था, सूर्य और शौर्य दोनों बातें थी, वो चमकता था और सूर्य अस्त हो गया और शौर्य समाप्त हो गया। यानी हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए राजपूतों की शक्तिशाली सत्ता थी वो समाप्त हो गई और दिल्ली में मुगल सत्ता बाबर के द्वारा स्थापित हो गई। यानी हिंदुस्तान की शासन सत्ता है, उसका फैसला है वो राजपूताना की शासन सत्ता के साथ होता है और बाबर का शासन में स्थापित हो जाता है और राणा सांगा का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से राणा सांगा एक वीर और योद्धा सिपाही के रूप में लड़े थे। राणा सांगा की शरीर पर कुल 80 घाव हो गए थे। हम देख चुके हैं कि आंख पहले से ही चली गई थी और उसमें इब्राहिम लोदी के लड़ते समय उनका बायां हाथ और पांव चला गया था और यहाँ वो घायल हो गए थे और उस मूर्छित हो गए। उसके बाद भी वो लड़ने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से राणा सांगा की एक वीरता और शौर्य है वो हमेशा के लिए अमर रहा, जो प्रचलित रहा। और इस तरह से राणा सांगा को एक उपाधि मिली सिपाहियों का भग्नावशेष। लेकिन राणा सांगा ने मेवाड़ को खोने के साथ साथ हिंदुस्तान